गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। सुप्रभात आप सभी दोस्तों को, मित्रों को, प्यारे छात्रों को। और हम लोग इस समय पार्टनरशिप डेथ का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने पार्टनरशिप डेथ के सारे रूल हमने कवर किए कि पार्टनरशिप में जब डेथ का चैप्टर हम कवर करते हैं तो क्या क्या रूल हमें पढ़ने होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे घर पे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपको हमारे वीडियो से भी हेल्प मिल रहे हैं और साथ में आपके एग्जाम डे टू डे करीब आते जा रहे हैं। तो आपकी एग्जाम के डेज कम होते जा रहे हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा मोटिवेटेड होंगे, घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और आप पढ़ाई ऐसे करते रहिए। जो भी डाउट्स आपके आए वो डाउट आप पूछते रहिए। चलिए आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप डेथ के चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमने इसके सारे रूल एंड रेगुलेशंस कंसेप्ट हमने आपको करा दिए हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। पार्टनरशिप डेथ का जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आज की क्लास में कराने वाले। हमने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तो हमने आपसे कहा कि एडमिशन और एडमिशन जो है वो पूरे पार्टनरशिप का दिल है, यानी एडमिशन की चैप्टर में आप 90% रूल पार्टनरशिप पे पढ़ लेते हैं। फिर जब मैंने आपको रिटायरमेंट पढ़ाया तो रिटायरमेंट पढ़ाते समय हमने आपसे ये कहा कि रिटायरमेंट का जो रूल है सेम रूल आपका डेथ में अप्लाई होता है। रिटायरमेंट और डेथ में चेंजेस क्या हैं कि रिटायरमेंट की डेट आपकी कंफर्म नहीं होती है, कंफर्म होती है, डेथ की डेट आपकी कंफर्म नहीं होती है। डेथ कभी भी हो सकती है, इसलिए डेथ और रिटायरमेंट की अकाउंटिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस का नाम है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अगर पार्टनर की डेथ एट द एंड ऑफ मंथ या फर्स्ट डे ऑफ मंथ होती है तो फिर अगर पार्टनर की डेथ एट द एंड ऑफ ईयर होती है या फर्स्ट डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर हमारे पार्टनर की डेथ 31 मार्च को हो गई तो 31 मार्च को अगर पार्टनर की डेथ हुई तो फिर हम वहां पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाले कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि नॉर्मली बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो 31 मार्च को ही बनता है और 31 मार्च को बिजनेस का प्रॉफिट आया, उसी दिन उसकी डेथ हो गई या उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई तो इस सिचुएशन में हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की बात नहीं करेंगे। जो भी प्रॉफिट आया रहेगा उसके पीएसआर के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर नहीं हो रही है, जैसे आपसे क्वेश्चन में बताया कि फाइनेंशियल ईयर है लेकिन सर डेथ हो रही 30 जून को, तो 30 जून को डेथ हो रही, इसका मतलब उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जून के लास्ट डे उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब उसने 3 महीने काम किया। उस 3 महीने को, उस 3 मंथ को हम लोग यहाँ पर वर्किंग पीरियड बोलते हैं, यानी वर्किंग पीरियड बिफोर द डेट ऑफ डेथ। उसकी डेथ के पहले उसने 3 महीने फर्म में काम किया तो उस 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर उसका एग्जीक्यूटर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म से डिमांड करता है, क्लेम करता है और फर्म को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट उसका पेमेंट करना पड़ता है और उसी का कैलकुलेशन क्या कहलाता है? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। बस यही एक पार्ट जो है आपको रिटायरमेंट से डेथ के चैप्टर को डिफर करता है। बाकी सारी बातें जो आप रिटायरमेंट में करते हैं, सेम कैलकुलेशन, सेम वर्किंग, सेम प्रेजेंटेशन, गुडविल की एंट्री हो, चाहे वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस की एंट्री हो, चाहे वो रिवोल्यूशन की एंट्री हो या रिवोल्यूशन अकाउंट हो, वो सेम एज इट इज डेथ के चैप्टर में अप्लाई होता है जैसा आपने रिटायरमेंट में पढ़ा है। अच्छा जी सर, अब आगे चलते हैं। हम आपसे ये पॉइंट बताते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ में दूसरा चेंजेस क्या है। रिटायरमेंट में हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए बी सी, लेकिन डेथ के चैप्टर में जिस पार्टनर की डेथ होगी उसी का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। इस टॉपिक के बारे में जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू अभी आपको दिया, प्रॉपर इस पे एक लेक्चर है। अगर आपने अभी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहली बार आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाएं, कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स आप देखें, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सर, आज की शुरुआत हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करते हैं।
तो आज का लेक्चर आप सभी को तभी समझ आने वाला है जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। डेथ के चैप्टर में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपको दिया होगा, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें आज की क्लास में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने फर्स्ट डे ये कहा डेथ के चैप्टर के बारे में कि एडमिशन और रिटायरमेंट का चैप्टर एग्जाम में ऑप्शनल हो जाता है, यानी या तो आपको एग्जाम में एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या तो रिटायरमेंट। लेकिन जो डेथ का चैप्टर है ये ऑप्शन में नहीं होगा, यानी एक क्वेश्चन डेथ का हम सभी को एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे हम सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे हम आईएससी के स्टूडेंट हो, चाहे हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे हम बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के हो, चाहे सीएसीपीटी के स्टूडेंट हो, हमें एक क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना ही पड़ेगा। साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो चाहे वो अदर एग्जाम हो, उनके यहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंसेप्चुअली आप हमारे साथ टॉपिक को सीखते चलिए। सर क्वेश्चन में लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक who were sharing profit in the ratio 3:3:4 as at 31st March 2012 was as follows। कहते हैं सर एक फर्म है जिसके 3 पार्टनर हैं, जिन पार्टनर्स का नाम क्या है, सुधा, रहीम और कार्तिक। उनका पीएसआर सर क्या है, 3:3:4 का। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। इस 31 मार्च को लिखने का मतलब है कि इनके यहाँ फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है, कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं किया जाता है। मैक्सिमम केस में आपको फाइनेंशियल ईयर ही क्वेश्चन में मिलेगा। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है सर, जनरल रिजर्व है, बीपी है, लोन है, कैपिटल है सुधा, रहीम और कार्तिक की, और टोटल लायबिलिटी का टोटल 1,77,000 है। एसेट्स की बात करें तो कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सुधा का लोन है। फिर हमें क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन बता रहा है, सुधा डाइड ऑन 30 जून। कहते हैं सुधा की डेथ 30 जून को हो गई। इसका मतलब सुधा ने कितने महीने काम किया सर, अप्रैल, मई और जून। वर्किंग पीरियड कितने महीने निकला, 3 महीने निकला। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को कैलकुलेट करने के टोटल 4 स्टेप हैं, जिसमें पहला हम वर्किंग पीरियड निकालते हैं, दूसरा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालते हैं, तीसरा शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर निकालते हैं, और फोर्थ हम जनरल एंट्री पास करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, तो आपका एक स्टेप और ऐड हो जाता है जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपने गुडविल वाले चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हमने आपको खूब अच्छे से डिटेल में सिखाया है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट आता है, ये बात हमें भी क्लियर है। अच्छा जी सर, कहते हैं 30 जून को सुधा की डेथ हो गई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। कहते हैं सुधा की डेथ के बाद पार्टनरशिप फर्म उसे क्या क्या प्रोवाइड करे। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। कहते हैं सर जो गुडविल का कैलकुलेशन होगा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगा, उसके लिए लास्ट 3 year के प्रॉफिट को बेस माना जाएगा। ठीक है सर, ये हम एडमिशन रिटायरमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम अप्लाई करेंगे, नो प्रॉब्लम। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट आर लॉस्ट टिल द डेट ऑफ डेथ, इसी की बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि सुधा का जो शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कब का शेयर ऑफ प्रॉफिट, टिल द डेट ऑफ डेथ of her death was to be calculated on the basis of sale। कहते हैं उसको किस बेस पे आपको कैलकुलेट करना है, सेल के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो सारे क्वेश्चन आपके टाइम के बेसिस पे, सेल का मतलब टर्नओवर होता है, और मैंने कल की क्लास में आपको ये बात बताया कि जब भी आप टर्नओवर के बेस पे, सेल के बेस पे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कैलकुलेशन करेंगे, उस सिचुएशन में वर्किंग पीरियड का, टाइम का कोई भी मतलब आपके क्वेश्चन में नहीं होगा। अच्छा जी सर, आगे सुन लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 अमाउंट रुपीज 4 लाख। कहते हैं सेल जो 2012 का है वो कितना है, 4 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का सेल कितना है, 1,50,000। कल का लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये बात बोला कि जब प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टर्नओवर के बेस पे निकाला जाता है, तो वहां पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है, वर्किंग पीरियड का कोई लेना देना नहीं होता है। साथ में ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर की सेल बताएगा, प्रीवियस ईयर की सेल के साथ साथ
सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ भी क्वेश्चन बताएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 में आपसे बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर की सेल है सर 4 लाख और सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ जो है सर वो है आपका 1,50,000। इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। The profit for the year ended 31st March 2012 was rupees 1 lakh। प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में कितना बताया जा रहा है सर, 1 लाख। इसका मतलब सर हमें प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट बता दिया गया, प्रीवियस ईयर का सेल बता दिया गया और सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ बता दिया गया और हमसे कहा गया कि आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालिए। बहुत आसान है, बहुत इजी है, अभी मेरे साथ आप वर्किंग नोट में सीखने वाले हैं। फिर आपसे लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कल के लेक्चर में हमने इसको खूब अच्छे से कवर किया कि आप कैसे निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ में द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर ₹42,000। सर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिए गए हैं, तो गुडविल निकालने में हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए सर आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर सुधाश कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर। मैंने ये बात आपसे कही कि डेथ के चैप्टर में जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसे पेमेंट नहीं करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जिसकी डेथ होगी उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। सर पेमेंट किया किसको जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करेंगे। तो कहते हैं जो भी बैलेंस आएगा सुधा का वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू हर एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा जी सर, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन सीखने चल रहे हैं किसका, डेथ का। किसका अकाउंट बनाना है सर, सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बना लेते हैं सुधा का कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैंने लिखा सुधा कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ होगी केवल उसी का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा डेथ कैप चैप्टर में। कितनी अच्छी बात है सर, मतलब हमारी वर्किंग पूरी तरीके से कम हो गई। तो मैंने यहां पर सुधा का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर दिया। कैपिटल अकाउंट में सिंगल कॉलम कैपिटल अकाउंट बनना है, तो पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ओके सर, आप भी मेरे साथ फॉर्मेट बनाते चलिए। अकाउंट में जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चैप्टर पे कमांड नहीं बनेगी। कंसेप्ट सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा सर, पर्टिकुलर्स। यहां पर हमने क्या लिखा, अमाउंट। यहां पर मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स। यहां पर हमने क्या लिखा, अमाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते समय कुछ बेसिक बातें बिना क्वेश्चन को देखे ही मुझे पता है कि सर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की कोई इंफॉर्मेशन है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है। रिवैल्यूएशन की कहीं कोई बात नहीं की गई, तो रिवैल्यूएशन की हम कोई ना अकाउंटिंग करने वाले हैं, ना हम उसका कोई वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, ना ही हम कैपिटल अकाउंट में कोई उसकी पोस्टिंग करेंगे। ओके सर, साथ में हमें हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया था, तो क्या लिखा हमने, बाई जनरल रिजर्व। क्या लिखा हमने, बाई जनरल रिजर्व। ओके सर, और जो गुडविल की बात हो रही है उस गुडविल को भी दिखाएंगे। पार्टनर कौन कौन है सर, पार्टनर है यहाँ पर सुधा है, साथ में और भी पार्टनर है, नाम चेक कर लेते हैं कौन कौन है, सुधा, रहीम और कार्तिक। और आपने रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में गुडविल की एंट्री आपने देखी कि क्या एंट्री होती है सर, एंट्री आपकी बनती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये रिटायरमेंट में, डेथ में हो जाता है रिमेनिंग टू डिसीज्ड, यानी जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, जो भी बचेंगे फॉर्म में उनको डेबिट किया जाता है और जिसकी डेथ होगी उसको क्रेडिट किया जाता है। यानी गुडविल की एंट्री क्या बनेगी सर, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो जो हमारा रिमेनिंग रेशियो बनेगा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। गुडविल की एंट्री जब भी हम करते हैं किस रेशियो में करते हैं सर, कैपिटल रेशियो में करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर गुडविल की जो पोस्टिंग बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, बाय रहीम बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट, बाय रहीम और बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहां पर लिख दिया बाय
रहीम्स कैपिटल अकाउंट बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम कहता है कि आप अलग अलग लिखेंगे। बाय कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया। बाय बैलेंस बीडी लिखा, बाय जनरल लेजर लिखा, बाय रहीम्स ये गुडविल की हमने एंट्री लिख दी। अब हमारे पास पीएल सस्पेंस भी है, तो पीएल सस्पेंस को भी सर हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है सर? ये होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। साथ में सर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कही गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो बात कही गई है उसको भी हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये केवल पोजीशन में आपको बता रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपने फंडामेंटल के चैप्टर में भी मेरे साथ सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगा सर? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्या क्या हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या क्या जाता है सर? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है, बैलेंस शीट में दी गई गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो वो जाता है, रीवैल्यूएशन का लॉस जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है। बाकी सारी बातें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी इनके वैल्यूज हमें फिल करने हैं, वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में। और देख लेते क्या है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। आप देखेंगे ना तो सुधा जिसकी डेथ हो रही है उसका लोन भी दिया हुआ है, सुधा का लोन भी दिया है। तो सुधा का लोन दिया है एसेट साइड में, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुधा का लोन एसेट साइड में दिया है, इसका मतलब फर्म ने सुधा को लोन दिया हुआ है। फिर से सुनेंगे, अगर ये लोन आपके लायबिलिटी में लिखा होता सुधा का लोन, तो इसका मतलब फर्म ने सुधा से लोन लिया है, तभी तो फर्म की लायबिलिटी बनी। लेकिन यहां पर एसेट्स में लिखा है तो इसका मतलब यहां पर लोन प्रोवाइडर कौन है सर? लोन प्रोवाइडर है बिजनेस फर्म, और लोन को रिसीव कौन कर रहा है? सुधा। यानी सुधा ने फर्म से 10,000 रुपए का लोन लिया है, और इसलिए बैलेंस शीट में बिजनेस अपनी बैलेंस शीट में उसको इन्वेस्टमेंट मानता है, क्योंकि बिजनेस को इस लोन पर सुधा से इंटरेस्ट मिल रहा होगा जब तक सुधा इस लोन की वापसी नहीं करती, और उसके साथ साथ ये फर्म के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड होता। लेकिन आज सुधा की डेथ हो गई, सुधा का अकाउंट हम लोग सेटल करने चल रहे हैं, तो ये 10,000 का भी सेटलमेंट होना है। सुधा से ये 10,000 रुपए फर्म को मिलना चाहिए था, तो सुधा की डेथ हो रही है, पैसे वापस सुधा से लेने हैं। जब भी पार्टनर से पैसे फर्म को लेने होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहां पर लिखा क्या सर? यहां पर लिखा टू सुधाज लोन अकाउंट, टू सुधाज लोन अकाउंट। ये कौन सा लोन वाला है सुधा का? जो पैसा बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। कितना है सर? 10,000। इसमें तो कोई वर्किंग नहीं है। अब जो पैसा आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसी को हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ओके सर, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं है। वर्किंग नोट जल्दी जल्दी हमारे साथ बना लो, बस वर्किंग नोट होते ही क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम में भी घर पे भी आप प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे। आपके प्रैक्टिस का फॉर्मेट यही होगा। क्या होगा सर प्रैक्टिस का फॉर्मेट? जैसे ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको तुरंत कैपिटल अकाउंट बना लेना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद एज पर योर क्वेश्चन कौन सी इंफॉर्मेशन डेबिट में जानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन क्रेडिट में जानी है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल लेजर, मुझे पता है कि ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं। इतने दिन से हम क्वेश्चन आपको कराते आ रहे हैं, तो ये बात हमें कंफर्म है। आपको भी कंफर्म होनी चाहिए कि डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल लेजर, ये गुडविल की एंट्री हो गई। गुडविल की एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया। अभी वर्किंग आज हम आपको सिखाने वाले हैं। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस,
हाँ सर, यही तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार बनाया है इस पे, इसका स्टार अभी हम लोग आज देखने भी वाले हैं कैसे कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में था तो उसको क्रेडिट कर दिया। लोन सुधा ने फर्म से लिया था तो सुधा को पैसा वापस करना है। जब किसी पार्टनर से पैसा हमें लेना होता है तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं। जब कैपिटल को आप डेबिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। पहली वर्किंग हम आपको बताते हैं जनरल लेजर की। जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है उसी फॉर्मेट में हम आपको वर्किंग भी सिखाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट किसका है आपका सर? जनरल लेजर। वर्किंग नोट नंबर 1 जनरल लेजर। चेक करिए क्वेश्चन में कितना है। जनरल रिजर्व आप ऐसे ही एग्जाम में प्रेजेंटेशन करेंगे। इस लेक्चर को बनाने का बस एक ही ऑब्जेक्ट है कि आपको प्रेजेंटेशन समझ आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वर्किंग नोट का क्या इंपॉर्टेंस है। डेथ के चैप्टर में वर्किंग नोट आप नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। डेथ के चैप्टर में वर्किंग नोट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी सर, तो जनरल रिजर्व सर है 10,000 का, PSR है 334 का। तो ये बात हमें याद आ गई। सुधा हमारा फर्स्ट पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, तो 3 बाई क्या हो जाएगा सर? 10। 3 + 3 6 + 4 10, 3/10। अच्छा जी सर, चलिए तो जनरल लेजर में हम लोग आ जाते हैं और जनरल लेजर की वर्किंग में लिखेंगे कि जनरल लेजर की वैल्यू है कितनी सर? तो वैल्यू है ₹10,000। हमें टोटल जनरल रिजर्व यहां पर रिकॉर्ड नहीं करना है। सुधा का अकाउंट बना रहे हैं तो केवल हमें सुधा का शेयर चाहिए। अच्छा जी सर, बहुत इजी है। शेयर ऑफ सुधा, मैंने यहां पर लिखा शेयर ऑफ सुधा। तो सुधा का शेयर सर कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, 3/10 हो जाएगा और इनटू 10,000 करोगे तो 10 से 10 1 टाइम जाएगा और ये अमाउंट कितना आएगा सर? 3,000 आ जाएगा। वैल्यू अभी हम थोड़ी देर में लिख लेंगे। पहली वर्किंग हो गई। ओके सर, बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, बाय जनरल लेजर लिख लिया। सेकंड है आपकी गुडविल। सर गुडविल बता दो, वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए गुडविल कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, तो मैंने यहां पर लिखा वर्किंग नोट नंबर 2 और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्या? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से अप्लाई होना है, तो मैंने लिखा गुडविल इक्वल टू, क्या लिखा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर आप बहुत छोटा लिख रहे हैं, बेटा क्या है कि हमें अगली स्लाइड में आ जाना पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ। 2-2 स्लाइड पे एक ही वो कैलकुलेशन हो जाती तो समझाने में प्रॉब्लम आती है। मैं बोलता भी चल रहा हूँ, बाद में मैं जूम करता भी चलूंगा। तो आपने इतना टॉपिक पढ़ा है कि आप लिखते चलेंगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में रिटन है। बहुत अच्छी बात कि हमारी वर्किंग खत्म हो गई क्योंकि क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कितना दिया है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट? कहते हैं सर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना? द एवरेज प्रॉफिट 42,000। अच्छा जी सर, और गुडविल कितने की निकालना है? गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। अच्छा जी सर, 2 ईयर्स परचेज के लिए हमें गुडविल निकालनी है और 42,000 का एवरेज प्रॉफिट दिया है। तो सर मैंने यहां पर लिखा क्या? एवरेज प्रॉफिट 42,000 इंटू कितना लिखा सर? 2। तो सर कितना अमाउंट आया? सर ये अमाउंट आया 84,000। 84,000 क्या निकल कर आया सर? मैंने आपसे कहा जब भी कोई मेथड अप्लाई करके आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल आपके लिए क्या कहलाएगी? टोटल गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कहलाएगी। और हम पूरे फर्म की गुडविल नहीं निकालेंगे, हम किसकी गुडविल निकालेंगे? ₹84,000 तो फर्म की गुडविल होगी। हमें शेयर चाहिए। किसका शेयर चाहिए? शेयर चाहिए सर आपको। सर हमें शेयर चाहिए शेयर ऑफ सुधा। शेयर ऑफ सुधा चाहिए और सुधा का शेयर फर्म में है कितना? 3/10 इंटू कितना कर देंगे? 84,000 और 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 यहाँ पे आ जाएगा। देन 3 4 जा कितना? 12, 1 कैरी हो जाएगा और 8 3 जा कितना? 24 1 25,200। वर्किंग चेक करते चलेंगे। कैलकुलेशन पे आप हमसे ज़्यादा खुद पे भरोसा करेंगे, मैनुअल वर्किंग करेंगे। स्पेशली सीबीएसई वाले, आईएससी वाले बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अगर उनके एग्जाम में एप्लीकेबल है। हाँ जी, तो शेयर ऑफ सुधा सर कितना निकला? 25,200। इस 25,200 को ही सर हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें किसमें? रहीम और कार्तिक में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो 25,200 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पार्टनर्स में। पार्टनर का नाम क्या क्या था सर? पार्टनर का नाम है रहीम और कार्तिक।
शेयर क्या बचा सर रहीम और कार्तिक का? क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में गेनिंग रेशियो में होता है। किस रेशियो में होता है? गेनिंग रेशियो में। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो जो रिमेनिंग रेशियो बचता है वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो रिमेनिंग रेशियो बचा 3:4, तो 3:4 को ही न्यू रेशियो मानेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का, हमारे फर्म का गेनिंग रेशियो बन जाएगा। और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसी रेशियो में करने वाले हैं। तो किस रेशियो में कर रहे हैं सर? 3:4। 3:4 का मतलब सर क्या बना? 3/7 इंटू 25,200 और यहाँ पर क्या बना सर? 4/7 इंटू 25,200। ओके सर, चलिए तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इंटू कितना आएगा? 25,200। तो 7 से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितना आएगा। कैलकुलेशन पे कमांड आपको बनाना है। अकाउंट के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये आ जाएगा इंटू 3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0,081 10,800। अच्छा जी सर, और ये आ जाएगा 3600 इंटू 4। आप भी कैलकुलेशन चेक करते चलें। 14,400, 4 + 8 1200 आ जाएगा। और हाँ ठीक है ये वैल्यू। सर एंट्री भी बता दीजिए। कैलकुलेशन तो हो गई, अगर इसकी जनरल एंट्री पास करनी हो तो गुडविल की क्या एंट्री बनेगी? सिंपल है, जो रेट कंटिन्यू करेगा उसको डेबिट करेंगे, जिसकी डेथ हो रही होगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी, पार्टनर का नाम क्या क्या था सर? पार्टनर का नाम था रहीम और कार्तिक। अच्छा जी सर, रहीम और कार्तिक पार्टनर का नाम था। चेक कर लेते हैं। हाँ, रहीम और कार्तिक। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसकी डेथ हुई सर? सुधास कैपिटल अकाउंट। सुधा के सामने कितना अमाउंट लिखेंगे सर? सुधा के सामने लिखेंगे 25,200, रहीम के सामने 10,800 और कार्तिक के सामने कितना? 14,400। ओके सर, ये हमारी गुडविल की वर्किंग होगी। गुडविल के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमने इसके बाद क्या लिखा था। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने जनरल लेजर दिखाया, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने गुडविल की प्रॉपर वर्किंग आपको दिखा दी। उसके बाद हमने रहीम और कार्तिक की कैपिटल के बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। किस बात की अकाउंटिंग करने चल रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। यहाँ पे लिखा हमने वर्किंग नोट नंबर 3 और क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से जानते हैं। एंट्री के बारे में रूल प्रीवियस लेक्चर में खूब डिटेल में कराया है, तो आप लोग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का लेक्चर डिटेल में देख ले। डेथ के चैप्टर में आपको लेक्चर हर हाल में देखना है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन्स आ जाएंगी। ओके सर, तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को निकालने के 4 स्टेप। पहला स्टेप कहते हैं वर्किंग पीरियड निकालो, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कैलकुलेशन सेल के बेस पे करना है तो उस सिचुएशन में सर वर्किंग पीरियड का कोई काम नहीं है। डेथ उसकी 30 जून को हो रही है, अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हुआ, अप्रैल मई जून, इसका मतलब उसने 3 महीने काम किया, लेकिन सर उस 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ के कैलकुलेशन में नहीं किया जाएगा। ओके सर, स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन कहता है तो यहां पर आपसे एवरेज प्रॉफिट नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे आपको निकालना है। ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में ये बात आपसे कही जा रही है। क्या कही जा रही है क्वेश्चन में? सुधार शेयर ऑफ प्रॉफिट आर लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ
वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सर आपको सेल के बेस पे निकालना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 अमाउंट टू ₹4 लाख एंड फ्रॉम 1st April to 30th June 2012 was ₹1 lakh 50. The net profit for the year ended 31st March 2012 was ₹1 lakh. आपको सेल के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और आपको सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ बता रहा है और आपसे कह रहा है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालिए। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह दूं कि लास्ट ईयर की जो सेल थी वो सेल थी हमारी 1,20,000 की, और जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था वो था 12,000, और इस बार की सेल हमारी है 60,000। तो आपको बताना है कि सेल कितना होना है, प्रॉफिट कितना होना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम 1,20,000 रुपए का सेल करते हैं तो हम 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, 12,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। यानी हमारे प्रॉफिट का, हमारे सेल का कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है सर? 10% है। 1,20,000 का 10% निकालेंगे सर 12,000 आ जाएगा। जब प्रीवियस ईयर में हमने 1,20,000 का सेल किया और 1,20,000 के सेल पे हम 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इस साल अगर हमने 60,000 का सेल किया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कितना कमाया होगा सर? 10%। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब 1,20,000 का 10% 12,000 कमाते हैं तो 60,000 का 10% यानी 6,000 हमारा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हो जाएगा। तो वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा, अभी हम कैलकुलेशन के साथ आपको सिखाते भी हैं। चलिए प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में आ जाते हैं। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में सेल के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, तो वर्किंग पीरियड का कैलकुलेशन नहीं होगा। अच्छा जी सर, अब इसमें स्टेप नंबर 2 डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। और स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालिए और सेल के बेसिस पे। फॉर्मूला उसका क्या है? उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको किससे? प्रीवियस ईयर के सेल से। प्रीवियस ईयर के सेल से आपको डिवाइड करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इनटू आपको क्या करना है? सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा जी सर, अब यहां पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट आपसे क्वेश्चन में कितना दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 1 लाख बताया गया है। प्रीवियस ईयर की सेल आपको कितनी बताई गई है सर? प्रीवियस ईयर की सेल सर आपको क्वेश्चन में बताएगी 4 लाख, और आपको सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ कितनी बताई गई है? 1,50,000। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना निकल कर आएगा सर? वेरी सिंपल, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो भी आप कैंसिल कर दो, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 62,500 मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ 37,500 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं सर कैसे आया ये। तो 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा कितना 20। हाँ 37,500 हमारा आया। और ये 37,500 क्या आया? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आया? नहीं सर, ये टोटल आया हमारा। तो अभी हमें क्या निकालना है? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है शेयर निकालो। किसका? शेयर ऑफ सुधा। तो शेयर ऑफ सुधा कितना होगा सर? शेयर ऑफ सुधा है 3/10, तो 3/10 इंटू 37,500, और इसको जब आप जीरो से जीरो कैंसिल करके वैल्यू निकालोगे तो 3750। वर्किंग नोट में ना गुडविल में आपको एंट्री लिखने की जरूरत है, ना पीएल सस्पेंस में। मैं आपको समझाने के लिए बताता चल रहा हूँ कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी पोस्टिंग क्या बनेगी। सर इसकी एंट्री भी बताते चलो आप। हमने आपसे कहा था जब न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो आपकी एंट्री क्या बनती है? आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज्ड पार्टनर यहाँ पे कौन है? टू सुधा कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे सर? 3750। अच्छा जी सर, 3750। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं सर।
सर अमाउंट कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाए क्या? नहीं, अभी पहले हम लोग जितने भी वर्किंग नोट है कंप्लीट कर ले। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 है और इसके ऊपर हमने आपको वर्किंग नोट पढ़ाया कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 2 पढ़ाया, किसका? गुडविल का। और गुडविल के बाद हमने आपको कौन सा वर्किंग नोट पढ़ाया? वर्किंग नोट नंबर 1 पढ़ाया, किस बात का? सर वो हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व के बारे में। तो ये 3 वर्किंग नोट हो गए। और भी चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में और हमें किस चीज का अमाउंट फिल करना है। सर पीएल सस्पेंस हो गया, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ये वैल्यू मिल चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल बचा हुआ है सर। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको गुडविल पार्टनर की कैपिटल चाहिए होगी, तो सुधा की कैपिटल कितनी है सर? 60,000। चलिए वर्किंग कर लेते हैं सर। आइए आपको वर्किंग सिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, फिर एक साथ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 किस बात का है सर? वर्किंग नोट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिसका कैपिटल पर इंटरेस्ट आपको निकालना है, उसका कैपिटल का अमाउंट ले लो। कैपिटल इनटू क्या करना है? रेट अपॉन 100 करना है, इनटू वर्किंग पीरियड WP, वर्किंग पीरियड अपॉन 12 कर देना। जितने महीने उसने काम किया है उतने महीने का IOC हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो यहाँ पर कैपिटल चेक करिए कितनी है क्वेश्चन में। कैपिटल तो सर 60,000 थी। रेट कितना परसेंट है? रेट आई थिंक क्वेश्चन में आपका था, देखना पड़ेगा जी सर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कैपिटल का रेट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है सर 6% पर एनम, 6% पर एनम, और कैपिटल थी आपकी 60,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6% इनटू क्या लिखेंगे हम? 3/12 लिखेंगे। तो 3/12 का मतलब सर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 ही हो जाएगा। देन 0 से 0 कैंसिल, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 15 टाइम, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4500। चेक कर लीजिए आप फिर से एक बार। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3/12 का मतलब 1/4, और 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम जाएगा। और फिर हम लोग किसको मल्टीप्लाई करने वाले? 6 को। जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आएगा ₹9,000। हाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ₹9,000। ये 9,000 का आपका क्या आया? इंटरेस्ट आया। वैसे अगर हम 60,000 का 6% निकालते तो कितना आता? 900 आना चाहिए वैसे सर। 0 से 0 ये आता आपका 3600। हाँ जब 3600 आता तो 9,000 कैसे आएगा? वर्किंग पे फिर से काम कर लेते हैं। तो सर कैपिटल है 60,000, रेट है 6%, और ये है सर आपका 3/12। वेरी सिंपल सर, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और हम लोगों को भी कंफ्यूज कर दिए। 60,000 का 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 3600 आएगा, और इंटू 3/12 का मतलब 1/4 सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ₹900। 900 रुपये आपका आ जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारी वर्किंग कंप्लीट। कितनी वर्किंग थी टोटल? 4। पहली किस बात की वर्किंग की? जनरल रिजर्व। टोटल जनरल रिजर्व नहीं दिया हमने पार्टनर को, ना दे सकते हम। कितना देंगे? जितना उसका शेयर होगा वो हमने दे दिया। तो कितना आया था सर? 3,000। चलिए अमाउंट फिल करना शुरू करते हैं। पीएल सस्पेंस 3750 है, IOC 900 है, गुडविल आपका 25,200 है, गुडविल हम लोग देख भी लेंगे अभी, और जनरल रिजर्व आपका 3,000 है। चलिए वैल्यू फिल करते हैं और क्वेश्चन हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर बाय बैलेंस BD कितना? 60,000 गिवन इन द क्वेश्चन। 60,000 था तो इसको हमने लिखा 60,000। जनरल रिजर्व कितना निकाला सर? वर्किंग नोट नंबर 1 आप जाके चेक करोगे तो 3,000। टोटल 10,000 था, उसका शेयर 3/10, 10,000 का 3/10 निकालोगे डायरेक्टली 3,000। एग्जाम में बहुत सारी चीजें आप कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बट ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। आपने पूरे साल भर मेहनत की, पूरे ईयर में आपने खूब मेहनत की, लेकिन एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस अप्लाई कर दिए तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं और आपके मार्क्स सब कट जाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। कैपिटल कितनी कितनी आई थी सर? तो इनकी कैपिटल आई थी सर 10,800, और इनकी कैपिटल सर आई थी 14,400। टोटल था 25,200। अगर हम यहाँ पे लिख रहे होते बाई रहीम्स एंड
क्या लिख रहे होते, कार्तिक्स कैपिटल, तो दोनों को ऐड करके 25,200 भी वैल्यू हम रिकॉर्ड कर सकते थे। बट एग्जाम प्रेजेंटेशन ये कहता है कि आप दोनों पार्टनर को अलग अलग लिखोगे और दोनों का अमाउंट आप कैलकुलेट करके निकालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना था, तो 3750, 3750 आया था सर। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी सर आपने निकाला, कितना आया सर, 900 आया। सर आपने सारी वैल्यू लिख दी, बस टोटल लगाना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए लगाते हैं टोटल 60, और कैलकुलेशन का काम तो आपका है, लेकिन आपके साथ साथ हम भी कैलकुलेशन करते चलते हैं ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो, इसलिए हम कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। आप कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेंगे, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सर आपकी वैल्यू है 60,000 प्लस आपकी वैल्यू है 3,000 प्लस आपकी वैल्यू है 25,200 की प्लस आपकी वैल्यू है सर 3750 की प्लस आपकी वैल्यू है सर 900 की। तो टोटल सर आया 92,850। कितना आया, 92,850। ओके सर, और यहाँ का भी टोटल कितना लिखने वाले हम, 92,850, ये हमारा टोटल हो गया। 10,000 का लोन माइनस हुआ तो कितना बचा, 82,850। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है सर, सर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि जो आप टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करते हैं उसी को हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, उसी को हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर सर कितना निकल कर आया, तो बैलेंसिंग फिगर सर हम लोगों का निकल कर आया 82,850। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डाउट हमें पीएल सस्पेंस पे लग रहा है, एक बार वर्किंग इसकी चेक करते हैं। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर ली हम लोगों ने, चलिए सर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो 37,500 और 30 क्वेश्चन में तो लगभग यही बात आपको दी गई है, 37,500। हाँ जी सर, गलती ये हो गई कि सर आपने यहाँ G1/10 ले लिया। देखिए गलती मेरे से क्या हो रही है, कैलकुलेशन की मिस्टेक है। यहाँ हमने 0 से 0 कैंसिल किया और 3750 ही लिख दिया, जबकि 3 से मल्टीप्लाई भी करना था। चलिए करेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जी सर करेक्ट कर लिया जाए तो कितना आएगा सर, 3 से मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए, 3 0 3 5 15 1 कैरी हो जाएगा, 3 7 21 2 और ये हो जाएगा 11,250। सर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, बस सिंपल इम्पैक्ट है। आ जाइए आप अपने अकाउंट में, जहाँ पर 3750 दिखा रहे थे वहाँ पर आप इसको कितना रिकॉर्ड करेंगे सर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 11,250। तो यहाँ पर मैंने लिखा 11,250। अब इसकी वजह से आपका टोटल में भी चेंज आएगा, और टोटल में क्या चेंज आएगा सर, ये जो आपका 92,850 आ रहा है ये नहीं आएगा, यहाँ पे भी सर जो आपका 92,850 आ रहा है ये नहीं आएगा, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बस मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था वहाँ पे कैलकुलेशन में। एक्चुअली क्या है ना, बहुत पास में खड़े होते तो कभी कभी वैल्यूज के साथ प्रॉब्लम आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पॉइंट आप मेरे साथ समझ रहे हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। अभी तक हमारा 92,850 आ रहा था, माइनस कर देते हैं 37। सर फिर से ऐड कर ही लिया जाए क्या, चलिए ऐड कर लेते हैं। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 25,200 प्लस 11,250 और प्लस करेंगे सर 900। तो सर ये आपका आ रहा है 1,03,50। कितनी वैल्यू आ रही है सर, 1,03,50। यहाँ पर लिखा 1,03,50 और यहाँ पे भी कितना लिख दें हम लोग, 1,03,50 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,03,50 माइनस 10,000
तो सर ये आ जाएगा 90,350। 90,350। कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन गलत तो पूरी प्रैक्टिस गलत, पूरी मेहनत आपकी खराब चली जाएगी, तो कैलकुलेशन का आप पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, चलिए क्वेश्चन बन के तैयार। 90,350 हमें यहीं तक का बैलेंस निकालना था। एक बार जल्दी से हम आपको क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं। डेथ का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्या था क्वेश्चन में, क्या आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सारी बात आपको बताते हैं। सर क्वेश्चन में था द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक ऑफ इन अ फर्म इज गिवन एज फॉलो। द पीएसआर इज 3:4, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट जनरल रिजर्व है, बीपी लोन कैपिटल था, टोटल 1,77,000। साथ में आपको क्वेश्चन में कैश डेटर इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग एंड सुधा का लोन दिया था, जिसमें सर जनरल रिजर्व को देखते ही हमारे दिल में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया सर? ख्याल ये आया कि ये तो जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसका रूल एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में डिटेल में हमने पढ़ा कि जब भी क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व मिले, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सभी पार्टनर को उनके रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो सर जनरल रिजर्व को टोटल है 10,000, शेयर है 3:4 का, तो 3 + 3 6 + 4 3/10, और 3/10 करेंगे तो आएगा कितना सर? सर ये आपका आ जाएगा 3,000। तो 3,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है सर। सुधा का लोन दिया है बैलेंस शीट के एसेट्स में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोन का जो पार्ट है ये आपको डेथ के चैप्टर में कंफ्यूज करेगा, तो क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं इसलिए आपको कंफ्यूज करेगा। जब भी लोन आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा होता है, इसका मतलब फर्म ने वो लोन आउटसाइडर को पे किया है या पार्टनर को पे किया है। अगर ये लोन लायबिलिटी में लिखा होता तो इसका मतलब फर्म ने लोन सुधा से लिया है, और यहां पर एसेट्स में लिखा है, इसका मतलब यहां पर सुधा ने लोन लिया है। किससे लिया है? फर्म से। हम सुधा के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? फर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फर्म कहता है कि सुधा को हमने 10,000 का लोन दिया था, आज सुधा की डेथ हो गई, सुधा का अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं, तो सुधा को जो भी पेमेंट करना होगा उस पेमेंट से हम इस 10,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर। फिर आपको अगली इंफॉर्मेशन क्या बताई क्वेश्चन में कि सर जो हमारा जो अकाउंट क्लोज हुआ था, कब क्लोज हुआ था? 31 मार्च 12। ओके। फिर हमें क्वेश्चन में अगली डेट बताई कि मार्च के बाद जो सर आपका 30 जून आया, उसी डेट पर सुधा की डेथ हो गई। यानी 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ, उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में 3 महीने उसने फर्म में काम किया। 3 महीने काम करने के बाद सुधा की डेथ हो गई। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड ने कहा कि पार्टनर की जो डेथ हो रही है उस केस में हम उसको क्या क्या क्लेम करेंगे, क्लेम करने पर क्या क्या हम पेमेंट करेंगे। पहला पेमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहते हैं कि सर लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का हम प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मान के टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे, और साथ में जो टोटल गुडविल आएगी उसमें से सुधा का शेयर निकालेंगे, और वो शेयर सुधा को हम लोग देंगे क्योंकि सुधा की डेथ हो गई। सर सुधा को देंगे? बिल्कुल नहीं, सुधा के एग्जीक्यूटर को देंगे, सुधा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसे पेमेंट नहीं करते हैं। अच्छा जी सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अगली बात आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉर द प्रीवियस ईयर ₹4 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर ₹1 लाख, एंड सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ ₹1,50,000। कहते हैं सर यहां पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आपको सेल के बेसिस पे निकालना है। प्रीवियस ईयर की सेल बता दिया गया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता दिया गया, और आपको सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ बता दिया गया, और आपसे कहा गया सिंपल, अगर आप इस बात को समझना चाहें तो ये आपसे हम कह दें अगर प्रीवियस ईयर हमने सेल किया था 4 लाख का, और 4 लाख की सेल पे प्रीवियस ईयर हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो हमारा एनपी नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लाख था। अगर मैं परसेंटेज में आपसे पूछूं कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, बहुत बेसिक बात, आप कहोगे सर फॉर्मूला बन गया नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। अपॉन सेल इंटू 100 करोगे, सेल कितना है 4 लाख है सर, इंटू क्या कर दोगे 100 करोगे, तो आपको नेट प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल जाएगा कि आपके सेल का कितना परसेंट आपने नेट प्रॉफिट कमाया। सर वेरी सिंपल, 30 ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब सर हम 25%
पिछले साल प्रीवियस ईयर जो हमारा नेट प्रॉफिट कमाने का परसेंटेज था वो 25% था, यानी हम अपनी सेल का 1/4 प्रॉफिट कमाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार उसके डेथ की डेट तक का जो सेल है 1,50,000 है। अब बताओ कि उसका प्रॉफिट क्या होगा सर? 25%, यानी हम कहें 1/4 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी 37,500 आ जाएगी। यानी टाइम की जरूरत नहीं, मंथ की जरूरत नहीं, हम सेल के बेसिस पे भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अगर हम आपसे बताएं कि 2019 में मेरी सेल जो थी वो 10 लाख की थी और मेरा प्रॉफिट 1 लाख था, इस साल 2020 में अब तक का मतलब सितंबर तक की मेरी सेल 5 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? आप कहोगे सर जब 10 लाख पे आप 1 लाख प्रॉफिट कमाते थे तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट के कमाने का परसेंटेज 10% था, क्योंकि 10 लाख का 10% निकालें तो 1 लाख आएगा। इसका मतलब आपका प्रॉफिट 10% आप प्रॉफिट कमाए थे पिछले साल। इस साल आपने सेल सितंबर के महीने तक अगर आपने 5 लाख की सेल की और उस 5 लाख का प्रॉफिट आप जानना चाहते हैं तो 5 लाख का 10% अगर आप निकालें तो 50,000 आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो सिंपल बात है, वही आपसे सेल के बेस पर यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया, बाकी फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम लोग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे, उसके हमने स्टेप भी आपको बताए। बस मैंने आपसे कहा कि सेल के बेस पर जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे माय डियर, तो उस समय आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्किंग पीरियड का कोई रोल क्वेश्चन में नहीं होगा। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हमने कहा जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू वर्किंग पीरियड अपॉन 12। तो WP का यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया जाएगा, हम उसे निकालेंगे भी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 42,000। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 42,000 दिया हुआ था। डेथ के चैप्टर में जिस पार्टनर की डेथ होगी उसी का कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। तो सुधा की डेथ हो रही थी, सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट पार्ट या आपका क्रेडिट पार्ट। डेबिट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल में? सर हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन के लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, और अगर ये हमें क्वेश्चंस में मिलते हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हमें एक्यूमुलेटेड लॉस मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो सर हम उन्हें कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने यहां पर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ऐसी किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया। सर आपने सुधा के लोन को डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में सुधा का लोन दिया हुआ था, यानी सुधा ने फर्म से लोन लिया था, सुधा को पेमेंट करना था फर्म को, लेकिन सुधा की डेथ हो गई। तो जब सुधा का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट का मतलब हमें सुधा को कितना पे करना है, और इस 10,000 के डेबिट का मतलब इतना अमाउंट हमें सुधा के अकाउंट से माइनस करना है। वैसे तो सुधा को टोटल फर्म के अकॉर्डिंग देना चाहिए था कितना? 1,350,000, लेकिन उसमें से 10,000 अभी सुधा से हमें खुद लेने थे। तो हमने जब सेटलमेंट किया सुधा के लोन के साथ, तो अब टोटल पेमेंट हम सुधा के एग्जीक्यूटर को कितना करेंगे? 90,350। अच्छा जी सर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आंख बंद करके मैंने आपसे कहा जब भी कैपिटल अकाउंट बनाए बाय बैलेंस BD आप जरूर लिखें। बाय जनरल रिजर्व ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला पार्ट है। बाय रहीम्स, बाय कार्तिक्स कैपिटल ये गुडविल ऑफ द फर्म है। जब रिटायरमेंट या डेथ का चैप्टर होता है तो वहां पर गुडविल की एंट्री आप क्या करते हो? सर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये होता है रिटायरमेंट के चैप्टर में। लेकिन जब आप डेथ के चैप्टर में होते हैं तो आपकी एंट्री बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, और उसी के बेस पर आपने यहां पर एंट्री कर दी। सर कुछ लॉजिक याद दिलाएंगे क्या कि हम रिटायरमेंट या डेथ के केस में गुडविल क्यों देते हैं? क्योंकि माय डियर डेथ के पहले सुधा ने भी फर्म की गुडविल को बनाने में बराबर का कंट्रीब्यूशन किया था। आज सुधा की डेथ हो गई तो उस गुडविल की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से सुधा का जो शेयर होगा उसका पेमेंट हम सुधा के एग्जीक्यूटर को करेंगे, क्योंकि जो नेम और फेम, जो रेपुटेशन, जो गुडविल सुधा ने बनाई, अब सुधा इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा बनाए गए नेम और फेम को कौन यूज करने वाला है? रहीम और कार्तिक यूज करने वाला है। तो रहीम और कार्तिक के अकाउंट से उस गुडविल का शेयर माइनस हो जाएगा और सुधा के अकाउंट में उतना पैसा प्लस कर दिया जाएगा। इसलिए हम रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल की एंट्री पास करते हैं। अच्छा जी सर,
साथ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, यही तो है सर आज का स्टार या डेथ के चैप्टर का स्टार, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यही आपके चैप्टर को, डेथ के चैप्टर को रिटायरमेंट के चैप्टर से डिफर करता है। और इसका कैलकुलेशन आपने मेरे साथ प्रॉपर देखा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल ऑफ क्रेडिट लगाया, माइनस किया, जो डिफरेंस है यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। एग्जाम में मेरे साथ बच्चे एक्चुअली में इस क्वेश्चन को टैली करा देते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास करा रहा था तो 6 मिनट टू 7 मिनट मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं, आपको बार बार टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। लेकिन जब एक बार आपने 10 क्वेश्चन या 10 एग्जांपल 10 क्वेश्चंस अपनी बुक से आपने किए तो डेथ के चैप्टर में आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। बस डेथ के चैप्टर में क्वेश्चन लगाते समय प्रॉब्लम कहां आती है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन बहुत छोटा है। और एग्जाम का अब तक का ये इतिहास रहा है, इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन जितना छोटा आता है, जो क्वेश्चन देखने में जितना इजी लगता है, वो क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में उतना ट्रिकी होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम खत्म करने वाले हैं। 2 से 3 मिनट की बातें हम आपके साथ और करने वाले हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्री कही जाए तो सर वहां पर हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। जनरल एंट्री क्या करेंगे सर? सर बहुत सिंपल है, जैसे जो डेबिट में लिखा है इसकी एंट्री बन जाएगी सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधाज लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर की पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग क्या बनेगी? बाय बैलेंस बीडी की तो एंट्री नहीं बनती है, जनरल रिजर्व की एंट्री बनेगी क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। जो क्रेडिट में है लेजर में एंट्री करते समय डेबिट चला जाता है, और जो लेजर में है डेबिट एंट्री करते समय सर वो चला जाता है क्रेडिट। ये क्लास 11th में लेजर बनाते समय आप मेरे साथ सीखते भी हैं, साथ में एडमिशन रिटायरमेंट में भी ये बात मैंने आपको बताई। बस इस क्वेश्चन में और क्या क्या डेथ के चैप्टर में हो सकता है? सर एक बात हो सकती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता तो बस सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम लोग उसके प्रॉफिट को क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में, डिसीज्ड पार्टनर यानी सुधा के शेयर के अकॉर्डिंग उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते। बाकी ऐसी कोई बात आपको नई नहीं मिलने वाली है जो डेथ के चैप्टर में आपको कंफ्यूज करे। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है, मेरे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमें फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, ताकि हम आपको क्लासेज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। और साथ में अगर अभी तक आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऑल माय डियर्स जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको फ्री क्लासेज, फ्री लेक्चर, फ्री वीडियोज सब कुछ वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मिशन 2021 100 में 100 लाना है, कॉमर्स एकेडमी पे आना है। इसी मिशन के साथ कल की क्लास में हम आपसे मिलेंगे और चर्चा पर चर्चा डेथ के चैप्टर में आगे हम करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमारे साथ बने रहें, कल की क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।